हेलो बच्चों, मैं अश्विनी भारद्वाज आज आपके साथ 10th क्लास का जो हमारा 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए बेटा पहले हमें कुछ बेसिक बातों को समझना पड़ेगा, इसलिए इसको मैंने सबसे पहले आपके सामने पैटर्न से शुरू करा है। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले पैटर्न को समझना। अगर हम पैटर्न समझ पाएंगे तो हम इस चैप्टर का सही सही मीनिंग समझ पाएंगे कि प्रोग्रेशन क्या होती है, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ये सारी बातें हमको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए आपके सामने कुछ ये सुंदर सुंदर नेचर से जो पैटर्न है ये हमने आपको दिखाए हैं। देखिए आपको यहाँ देखने से पता चल रहा होगा बेटा कि ये पैटर्न है क्या चीज़। तो पैटर्न में आप देख रहे होंगे कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का एक रिपीटेशन आपको मिलता है ना। तो अगर आप डिक्शनरी मीनिंग भी देखेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि पैटर्न एक हमारा रिपीटेड डिज़ाइन है ना। तो ये देखिए आप यहाँ अगर हम आप देखें तो ये एक लीफ है जिसका हमने एक पिक आपके सामने डाली है। आप देख रहे हैं लीफ के अंदर भी हमारा पैटर्न है। इस तरीके से बेटा आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि नेचर में चारों तरफ जो है हमारा पैटर्न बिखरा हुआ होता है ना। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर हमारे यहाँ पर कुछ ये फ्लावर्स हैं। ये देखिए इनमें आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। तो ये पैटर्न है। लेकिन जब हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो पैटर्न इन नंबर्स पर अगर हम आएँ बेटा तो पैटर्न इन नंबर्स में आपको देख रहा होगा कि यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं मिल रहा। तो पैटर्न इन नंबर्स से मतलब हमारा क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब हम इन नंबर्स को ध्यान से स्टडी करें, जैसे हम देखें कि ये हमारा 12 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 12 है। तो ये 12 से 11 पर आने के लिए हमने इसमें -1 किया, फिर 11 से 13 पर आने के लिए हमने +2 किया, फिर 12 से 13 पर आने पर हमने फिर से -1 किया और 12 से 14 पर आने पर हमने फिर से +2 किया। तो आप देख रहे हैं कि हम एक बार 2 ऐड कर रहे हैं और फिर एक बार 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे 13 से 15 पर आने के लिए हमने क्या किया बेटा, +2 किया। तो फिर 15 से नेक्स्ट नंबर पर जाने के लिए हम -1 करेंगे, इसका मतलब ये 14 आएगा। 14 पर ऐड करने के लिए फिर हम +2 करेंगे, तो +2 करने पर वो क्या आएगा, 16 आएगा। फिर 16 में से 1 माइनस करेंगे फिर 15 आएगा। फिर 15 में 2 ऐड करेंगे 17 आएगा। 17 में से 1 माइनस करेंगे 16 आएगा। 16 में 2 ऐड करेंगे 18 आएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पैटर्न का मतलब है कि जब हम एक नंबर के बाद हमारा कोई दूसरा नंबर आता है बेटा, तो वो एक नंबर के बाद जब हम आता है तो एक नंबर से जब हम किसी दूसरे नंबर पे पहुंचते हैं बेटा, तो वो एक रूल को फॉलो करता है। रूल है ना, एक रूल है। जैसे हम नेक्स्ट पैटर्न को देखें, 1 से 4 पर गए तो 3 ऐड हुआ, फिर 4 से 9 पर गए तो हमारा 3 के बाद 5 ऐड हुआ, फिर 9 से 16 पर हुए तो 7 ऐड हुआ। तो आप देख रहे हैं पहले हमने क्या ऐड करा बेटा, इसमें 3 ऐड करा, फिर 5 ऐड करा, है ना, फिर 7 ऐड करा। इसका मतलब हम हर बार 2 ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। अब देख रहे हैं 16 में फिर आप देख रहे हैं 9 ऐड हुआ, तो इस बार क्या ऐड होगा, 11 ऐड होगा। जब 11 ऐड होगा तो वो 36 बन जाएगा। फिर 11 के बाद हम 13 ऐड करेंगे तो 36 से क्या बन जाएगा, वो 49 बन जाएगा। फिर हम 15 ऐड करेंगे, है ना, 15 ऐड करके वो 64 बन जाएगा। इस तरीके से बेटा हम चलते रहेंगे आगे और हमारा एक के बाद दूसरा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बात ये समझ लें कि जब हम पैटर्न इन नंबर्स की बात करते हैं बेटा, है ना, पैटर्न इन नंबर्स, तो पैटर्न इन नंबर्स में हमें एक सर्टेन रूल पता होना चाहिए जिससे हम एक नंबर से आगे नेक्स्ट ऑप्टेन ऑब्टेन कर सकें। इसीलिए हम यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करेंगे सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब है कि एक के बाद दूसरे का आना, सक्सेशन। सक्सेस भी इसी वर्ड से बना है, या कहें सक्सेस से वर्ड बना है। तो सक्सेशन है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद नेक्स्ट, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरीके से
लेकिन हम नेक्स्ट नंबर पर आने के लिए हमें कोई सर्टेन रूल पता होना चाहिए, रूल या फिर ऑर्डर। तो हम कहते हैं जो नंबर एक सर्टेन, जो सक्सेशन ऑफ नंबर एक सर्टेन रूल या ऑर्डर को फॉलो करते हैं उसी को हम सीक्वेंस भी कहते हैं। ये सीक्वेंस की डेफिनेशन भी हमारी यहीं से ही आई है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो वो कहेगा कि अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन सब डेफिनेट ऑर्डर, देखिए यहाँ ऑर्डर वर्ड यूज़ करा है, एंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूल्स इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। तो जो सक्सेशन ऑफ नंबर्स हमारी किसी डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करे या एक रूल को फॉलो करे, मतलब एक नंबर से नेक्स्ट नंबर पर पहुंचने के लिए एक सर्टेन रूल है, तो उसे हम कहेंगे सीक्वेंस। तो ये आपने पैटर्न समझा। एक और बड़ा सुंदर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा यहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए इससे हम बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पैटर्न में क्या आ रहा है कि इसको हम सिंपल, एक जो सबसे इजी स्टेप है सबसे पहले हम उसे देखते हैं। तो जो सबसे इजी स्टेप है वो ये है कि इसमें पहले देखें नंबर जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। तो इसमें हम देखें बेटा कि सबसे पहले हमारा एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में ये नंबर है ना। आप देख रहे हैं कि एक न्यूमरेटर है, इसमें एक डिनोमिनेटर है। तो कोई भी नंबर होगा वो इस फॉर्म का होगा, और डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं दो नंबर होंगे। मतलब मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि ये b+c ऐसे फॉर्म का है बेटा, है ना। अब इसमें हमें देखना है कि मुझे a और b और c में कुछ डेफिनेट रूल होगा, जैसा भी हमने आपको बताया। तो देखो 13 से हम किस पर आ रहे हैं, 12 पर, फिर 12 से 11 पर आ रहे हैं। इसका मतलब 1 1 कम हो रहा है। तो जब हम 1 1 कम आएगा तो 11 के बाद क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट 10 आएगा, है ना। फिर हम देखें 10 के बाद क्या आएगा हमारा, यहाँ 9 आएगा। 9 के बाद क्या आएगा हमारा, यहाँ 8 आएगा। इस तरीके से हम चलते रहेंगे आगे की तरफ। अब देखें नीचे 1 + 4, फिर 1 + 6, फिर 1 + 8। तो हम देख रहे हैं 1 तो सब में कॉमन है, इसका मतलब ये 1+, इसमें भी ये 1+, और इसमें भी ये 1+। अब ये जो प्लस में ये जो नंबर आ रहा है, देख रहे हैं क्या आ रहा है, ये पहला आया 4, फिर 4 में 2 ऐड हुए 6, 6 में 2 ऐड हुए 8। इसका मतलब इस बार 8 में 2 ऐड हो गए 10, फिर 10 में 2 ऐड होंगे 12, और फिर 12 में 2 ऐड होके हमारा बनेगा बेटा 14। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमारा इसके नेक्स्ट नंबर हो गया 10/1 + 10, फिर हो गया 9/1 + 12, फिर 8/1 + 14 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम बेटा इसमें आगे जो भी हमें एक सीक्वेंस दे रखी है उस सीक्वेंस में हम नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए हम आते हैं, तो सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको क्लियर है। सीक्वेंस है एक नंबर जो कि अरेंज्ड हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में, और वो जो ऑर्डर बना है वो किसी रूल को फॉलो करके बना है। तो देखिए सीक्वेंस की डेफिनेशन बहुत सुंदर और बड़ी क्लियर है। वो कह रहे हैं अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन सम डेफिनेट ऑर्डर एंड फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। अब देखें प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है, ये हमें समझना पड़ेगा। देखो सीक्वेंस के लिए बेटा जैसे हमने ये फर्स्ट एग्जांपल ही लिया था आपके सामने कि इस एग्जांपल को हम समझेंगे 12 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 12। तो एक बार एक माइनस हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, -1 हो रहा है, +2 हो रहा है। तो हम इसके लिए ना एक सेट फॉर्मूला नहीं बना पाते हैं, है ना। तो जिसमें हम एक सेट फॉर्मूला बना पाएँ उसको हम कहेंगे प्रोग्रेशन, है ना। और जिसमें हम नेक्स्ट नंबर को ऑब्टेन करने के लिए कोई फार्मूला नहीं बना पाएंगे वो प्रोग्रेशन नहीं है, वो हमारी सीक्वेंस है। तो अभी इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए, है ना। जैसे मान लिया हम इसी की बात करें, एक छोटा एग्जांपल ले लें। यहाँ पहले हम जैसे कहें कि 2 के बाद आया 4 के बाद आया 6 के बाद आया 8, ऐसे। अब हम कहें, अभी तो क्या है कि अब आप नेक्स्ट बता देंगे कि
ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, फिर ये हो गई सेकंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म और ये हो गई फोर्थ टर्म, ऐसे। अब मैं आपसे कहूँ फिफ्थ टर्म तो आप कह देंगे 10 है ना, यहाँ 10 आप बता सकते हैं इसी। मैं कहूँ सिक्स टर्म है, आप कहेंगे 12 है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 20th टर्म क्या है, 20th, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप बहुत जल्दी सोच लेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है वो 2s, तो सेकंड टर्म ट्वाइस है, थर्ड टर्म 6 है, मतलब 3 का ट्वाइस है। अब ये जो 1 2 3 ये जिसमें कह रहा हूँ फर्स्ट टर्म, फिर मैंने क्या कहा सेकंड टर्म, फिर मैंने क्या कहा थर्ड टर्म। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है बेटा, ये हैं पोजीशन, और ये जो 2 4 6 8 10 है, ये हैं हमारी उन टर्म्स की वैल्यू। तो दो बातें आपको यहाँ बहुत ध्यान से समझनी होती हैं बेटा, क्योंकि इसी में बच्चे समझ नहीं पाते, गलतियाँ करते हैं। एक पोजीशन और दूसरा उस टर्म की वैल्यू। तो टर्म की पोजीशन और टर्म की वैल्यू। तो मैं आपको ये जो एग्जाम्पल हैं हमारे, इनमें फिर आप ठीक से समझ सकते हैं बेटा कि ये जो 12 है ये फर्स्ट टर्म है, पोजीशन क्या है फर्स्ट, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है 12। ये क्या है सेकंड टर्म, पोजीशन क्या है सेकंड, लेकिन वैल्यू क्या है 11। ये हमारी 13 क्या है थर्ड टर्म, पोजीशन इज थर्ड, वैल्यू इज 13, पोजीशन इज फोर्थ, वैल्यू इज 12। तो एक टर्म की क्या हो गई बेटा पोजीशन, ये दो बातें आपको समझनी है, और एक उस टर्म की हो गई वैल्यू। तो पोजीशन होंगी हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो पोजीशन बेटा एक के बाद एक आती है, ना तो ये फ्रैक्शन में हो सकती हैं, मतलब ऐसे नहीं हो सकती पोजीशन की 3.5 पोजीशन है, थर्ड पोजीशन के बाद फोर्थ आएगी, फोर्थ के बाद फिफ्थ आएगी, ना ही पोजीशन नेगेटिव में होती है, ये आप समझ ही गए होंगे। लेकिन जो वैल्यू है, वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, डेसिमल वगैरह कुछ भी हो सकती है, अंडर रूट में भी हो सकती है ना। तो ये डिफरेंस है वैल्यू और पोजीशन में। अब जब हमें वैल्यू और पोजीशन में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, तो हम एक और इम्पॉर्टेंट बात समझेंगे कि जैसे हम ये कहें कि ये हमारी एक, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल जो अभी हम ले रहे थे उसको फिर से समझते हैं। 2 4 6 8 10 ऐसे। अब ये टर्म है बेटा फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। अब हम कह रहे हैं कि इस फर्स्ट जो ये यहाँ 1 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, इसमें कोई ना कोई रिलेशन आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे 2 लिखा हुआ, ये 4 लिखा हुआ, ये 3 लिखा हुआ, ये 6 लिखा हुआ। जैसे ही आप 2-3 को देखेंगे आपको रूल समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब जो पोजीशन है उस पोजीशन से हम वैल्यू पर उसका ट्वाइस करके पहुंच सकते हैं। अगर हमसे कहेंगे वो 7th टर्म क्या है, तो हम कहेंगे 7 का ट्वाइस है 14, द 7th टर्म विल बी 14। ये जो 7 और 14 में रिलेशन निकालना है, इसी से हम डायरेक्ट किसी भी टर्म पे पहुंच सकते हैं। जबकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम एक एक से ही पहुंच रहे थे। जैसे मैं कहूँ कि आपसे 20th टर्म क्या है, तो आप फर्स्ट देखोगे, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ 10th, ऐसे करके आप 20th पे जाओगे। लेकिन जब हम इसमें पोजीशन में और वैल्यू में एक रिलेशन निकाल लेते हैं, तो हम डायरेक्ट उस पर पहुंच सकते हैं। जैसे अब मैं आपसे कहूँ 20th टर्म बताओ, तो आप कहेंगे 20 का ट्वाइस 40, तो 20th टर्म इज़ 40। आपसे मैं कहूँ 100th टर्म बताओ, तो आप कहोगे 200, क्योंकि आपने पोजीशन और वैल्यू में एक रिलेशन निकाल लिया। तो इस बात को बेटा ध्यान से सुनेंगे बच्चे कि मैंने आपको दो बातें बताई थी अभी, एक पोजीशन एक वैल्यू। और जो वैल्यू और पोजीशन में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड वैल्यू, जब हम एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं पोजीशन और वैल्यू में, जैसे मैंने कहा कि अभी जो मैंने आपको लिखी थी, जो अभी मैंने आपको सीक्वेंस लिखी थी उसे मैं फिर लिख देता हूँ, 2 4 6 8 10 है ना बेटा। इसमें इसके लिए मैंने कहा कि अगर मैं nth टर्म निकाल रहा हूँ,
आपकी बुक में ये ए एन से डिनोट करते हैं, इसलिए मैं ए एन ही लिख देता हूँ। तो ये पोजीशन है एन, तो वैल्यू क्या होगी हमारी ट्वाइस ऑफ एन। ये जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला। जनरल टर्म, दिस इज़ द जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब क्या है कि अब मुझे डायरेक्ट किसी टर्म पर पहुंचना हो तो मैं इसकी हेल्प से पहुंच सकता हूं। अब मुझे 1 2 3 4 करके नहीं पहुंचना है। जैसे मैं कहूं 20th टर्म निकालनी है तो मैं n की वैल्यू 20 रख दूंगा, तो 22 जार 40 हो जाएगा। यहाँ n, जैसे मैं कहूँ 5th टर्म निकालनी है A5, तो मैं कहूँ भाई n की वैल्यू 5 रख दो, तो 2 × 5 हो जाएगा बेटा 10। तो हमें जनरल टर्म के फॉर्मूले से क्या फ़ायदा हुआ बेटा? जनरल टर्म के फॉर्मूले से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम किसी भी टर्म पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। अब हमें एक एक करके नहीं पहुंचना होगा। तो जिन सीक्वेंसेस के लिए, अब इसको फिर से आप ध्यान से सुनेंगे, जिन सीक्वेंसेस के लिए हम जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाल सकते हैं उनको हम प्रोग्रेशन कहते हैं, और जिनके लिए हम जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते वो हमारी सीक्वेंस तो हैं लेकिन वो प्रोग्रेशन नहीं हैं। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला अगर हम फाइंड आउट कर सके तो हम उसको प्रोग्रेशन कहेंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा भी कुछ होता है कि हम जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते? तो बिल्कुल होता है बेटा। देखो जैसे मैं आपके सामने एक सीक्वेंस आपके सामने लिख रहा हूँ, 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। अब इस सीक्वेंस को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई 2 के बाद 3 आया, शायद 1 का डिफरेंस है, फिर 3 में 2 ऐड हुआ, 5 आ गया, फिर 2 का डिफरेंस है, लेकिन फिर 4 का हो गया। तो आप कोई ऑर्डर नहीं निकाल पाएंगे, आप कोई रूल नहीं ढूंढ पाएंगे। तो जब आप कोई सर्टेन पैटर्न या रूल नहीं ढूंढ पाएंगे तो आप जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि प्राइम नंबर्स हैं, तो जब ये प्राइम नंबर्स हैं तो आप कहेंगे प्राइम नंबर्स में तो हम नेक्स्ट नंबर निकाल सकते हैं। जैसे 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 23 आएगा, 23 के बाद हमारा 29 आएगा। आप ऐसे करके बहुत सारे प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। तो आप नेक्स्ट टर्म तो निकाल पा रहे हैं, मतलब कोई आपको रूल तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं निकाल पा रहे। और जब आप जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते तो ये हमारी सीक्वेंस तो कहलाएगी। हम इसे ये तो कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, लेकिन हम इसे प्रोग्रेशन नहीं कह सकते। दिस इज़ नॉट अ प्रोग्रेशन। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा किस में बेटा? प्रोग्रेशन में और सीक्वेंस में। अभी देखो आप ये आप दोनों वर्ड में डिफरेंस समझो। अब हमारे जो कोर्स में प्रोग्रेशन है वो एक प्रोग्रेशन है जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिकली आगे बढ़ती है। अर्थमेटिकली आगे बढ़ने का मतलब है कि एक सर्टेन नंबर ऐड होता रहता है। जैसे मैं कहूँ एक नंबर मैंने ले लिया, कोई भी मान लिया 2 ले लिया, अब 2 में मान लिया मैं 3 ऐड करूँ तो 5 हो जाएगा। अब मैंने क्योंकि 3 ऐड किया, हर बार 3 ऐड करूँगा। 5 में 3 ऐड करा 8, 8 में 3 ऐड करा 11, 11 में 3 ऐड करा 14, फिर 17 एंड सो ऑन। ऐसे चलता रहेगा बेटा। ऐसी प्रोग्रेशन को, प्रोग्रेशन तो इसलिए क्योंकि हम इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसी प्रोग्रेशन को हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। बस इसको आज मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका असाइनमेंट लेंगे। तो देखें बेटा, जनरल टर्म, सबसे पहले जनरल टर्म। तो जनरल टर्म से पहले हमने ये समझना है कि हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसी होती है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए बेटा देखो a + d, a + 2d, मतलब पहले लिया हमने a, फिर a में सर्टेन नंबर ऐड किया d, तो वो बन गया a + d, फिर d ऐड करा a + 2d, मतलब हर एक में dd ऐड करते रहेंगे। इसका मतलब अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करूं तो मेरा d आएगा, फिर थर्ड में से सेकंड माइनस करूं फिर d आएगा, नेक्स्ट आएगी a + 3d, और मैं अगर इसमें से फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करूं फिर d आएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं किसी भी टर्म में से उसके पीछे वाली टर्म माइनस करूं तो हमारा
एक सर्टेन कांस्टेंट नंबर आएगा जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। लेकिन जब हम डेफिनेशन देते हैं ना तो हम एग्जैक्टनेस पर देते हैं बेटा। एग्जैक्टनेस मतलब उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो, अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, वो कह रहा है अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म। मतलब अगर हम किसी भी टर्म में से उसके पीछे वाली टर्म माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक कांस्टेंट टर्म मिलेगी, एक कांस्टेंट टर्म मिलेगी जिसे हम कॉमन डिफरेंस डी कह रहे थे। तो इस ऐसी प्रोग्रेशन को हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं बेटा, है ना। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमने इसमें कहा है सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, लेकिन उसमें हम फर्स्ट टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म भी हमें लिखना चाहिए, तब वो एग्जैक्ट डेफिनेशन मानी जाएगी। तो ये हमारी, क्योंकि फर्स्ट टर्म से तो पीछे कोई टर्म होती नहीं, फर्स्ट टर्म में से क्या माइनस करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि अब सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म डिफर्स बाय ए कांस्टेंट नंबर, जिसमें हर एक टर्म अपनी पीछे वाली टर्म से एक कांस्टेंट नंबर से डिफ़र करती है। ऐसी प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब देखो, हम अभी मैंने आपको जनरल टर्म निकालने, तो जनरल टर्म फाइंड आउट करने का जो मैंने मेथड समझाया था बेटा, उसे समझो। देखो, इसको हम ज़रा यहाँ लिख लेते हैं एक बार कि हमारा ए है ना बेटा, फिर a प्लस डी हो गया, फिर a प्लस 2d हो गया। अभी जो मैंने आपको तरीका बताया था वो ये था कि हमारा इसमें हम ये देखते हैं कि ये फर्स्ट टर्म हो गया, है ना बेटा, फर्स्ट टर्म, इसे t1 लिख लेते हैं, इसे t2 लिख लेते हैं, सेकंड टर्म इसे t3 लिख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं सब में a तो ऐड हो ही रहा है। तो अगर मैं 10th टर्म भी लिखूंगा 10th, तो उसमें भी a प्लस तो आएगा ही। चेंज क्या हो रहा है, d का कॉफिशेंट चेंज हो रहा है। जैसे फर्स्ट में d का कॉफिशेंट क्या है, d है ही नहीं, इसका मतलब d का कॉफिशेंट 0 है। फिर सेकंड में हम देखेंगे तो d का कॉफिशेंट 1 है, यहाँ पर d का कॉफिशेंट 1 है, फिर यहाँ पर d का कॉफिशेंट 2 है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सेकंड में d का कॉफिशेंट 1 है, थर्ड में d का कॉफिशेंट 2 है। अगर फोर्थ लिखेंगे, फोर्थ टर्म लिखेंगे तो लिखेंगे a प्लस 3d। तो हम देख रहे हैं ये 4 और 3 में यही तो चेंज हो रहा है बस। तो हम देख रहे हैं कि जो d का कॉफिशेंट है वो पोजीशन ऑफ टर्म से एक कम है। मैंने आपको बताया था कि जनरल टर्म का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, पोजीशन में और जो हमारा वैल्यू है उसमें एक रिलेशन निकालेंगे। तो वैल्यू में हमने देखा कि हमारा a सब में कांस्टेंट है, a चेंज नहीं हो रहा है, फिर प्लस आ रहा है तो प्लस भी हमने लगा दिया, और d आ रहा है तो d भी लगा दिया यहाँ पर अगर मैं 10th टर्म लिखूँगा। लेकिन जो d का कॉफिशेंट है वो पोजीशन से एक कम है, इसका मतलब 10th टर्म के लिए मैं 9d लिखूँगा। अगर वो कहे मुझसे कि हमें 50th टर्म बताओ, तो 50th टर्म के लिए हम a लिखेंगे प्लस लिखेंगे और d का कॉफिशेंट 50 से एक कम लिखेंगे, 49d लिखूँगा। इसी तरीके से अगर वो मुझसे जनरल टर्म की बात करेगा कि भाई nth टर्म, मैं कहूँगा कि nth टर्म के लिए a लिखूँगा प्लस d का कॉफिशेंट इस n से कम लिखूँगा, n-1 इंटू d। आपकी बुक में से tn की जगह बेटा an लिखते हैं, NCERT। यहाँ मुझे tn लिखने में इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है कि तो टर्म t को डिनोट करता है और a यहाँ पर भी आ जाता है, लेकिन आप an भी लिख सकते हैं, tn भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला बन गया। nth टर्म मतलब जनरल टर्म, जनरल टर्म मतलब अब हम किसी भी टर्म पे डायरेक्ट जा सकते हैं, है ना। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ यहाँ पर, एग्जांपल से आपको समझना। और तो ये देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया था 3 में हम कुछ मान लिया 4 ऐड कर दें 7 में 4 ऐड कर दें 11 में 4 ऐड कर दें 15। अब वो कह रहा है इसका nth टर्म निकालो, तो हम कहेंगे nth टर्म के लिए बेटा a लूँगा, a की वैल्यू यहाँ फर्स्ट टर्म मतलब 3 है प्लस n-1, और d क्या है, d को हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर लो या थर्ड में से सेकंड कर लो या
फोर्थ में से थर्ड कर लो, आपको हमेशा 4 मिलेगा, तो इंटू 4। इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4n और 3 - 4 - 1, 4n - 1 इस टर्म का जनरल टर्म का फॉर्मूला बन गया। अब फ़ायदा क्या है, देखो जैसे मुझे यहाँ फोर्थ टर्म निकालनी है तो n की जगह 4 रख दूंगा बेटा, तो 4 4 जार 16 - 1 आप देख रहे हैं यहाँ 15 आ गया। मुझे सेवन्थ टर्म निकालनी है तो 4 7 जार 28 - 1 27, तो मेरी सेवन्थ टर्म कितनी हो गई, 27 हो गई। यहाँ तक कि मुझे 100th टर्म भी निकालनी हो तो n की जगह 100 रख के 400 - 1 399, तो 100th टर्म हो जाएगी 399। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है ये। एक छोटी सी बात इस पे बता के इसको ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, कि यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो ये कि हम अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, या थर्ड में से सेकंड करें, या फोर्थ में से थर्ड करें, या फिफ्थ में से फोर्थ करें, इसी तरह से अगर nth टर्म में से हम n-1th टर्म को माइनस करें तो हमेशा डिफरेंस कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट होता है d। इस प्रॉपर्टी से हम एक तो d निकालते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया था। दूसरा, हमें कहीं अगर प्रूव करना पड़ जाए कि AP है, AP को प्रूव करने के लिए भी हम इस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि nth टर्म माइनस उससे पहले वाली n-1th टर्म इज इक्वल टू d। अगर मैं किसी भी सीक्वेंस में ये प्रूव कर दूं कि nth टर्म उससे पहले वाली टर्म माइनस मतलब n-1th टर्म से कांस्टेंट डिफरेंस है उसका दोनों का, तो वो एक AP है। तो आपने बेटा इसमें क्या क्या समझा, इसमें आपने पैटर्न समझा कि पैटर्न क्या होता है, फिर सीक्वेंस ऑफ नंबर समझी क्या होती है, उसके बाद हमने अर्थ प्रोग्रेशन बताया, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में डिफरेंस आपको बताया कि जिसके लिए हम फॉर्मूला निकाल पाते हैं वो प्रोग्रेशन है, जिसके लिए हम फॉर्मूला नहीं निकाल पाते वो केवल सीक्वेंस है। उसके बाद हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि एक कोई टर्म होती है और फिर उसमें एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते रहते हैं। जैसे आपके स्कूल की फ़ीस है, मान लिया आपके स्कूल की फ़ीस 3000 रुपीज़ है और लेट फ़ाइन आपने हर लेट फ़ाइन आपका 2 रुपीज़ पर डे लेट फ़ाइन हो गया, तो हर बार जो सर्टेन डेट के बाद जब फ़ाइन लगेगा तो पर डे 2 रुपीज़ उसमें बढ़ता रहेगा। तो ऐसी जो सीक्वेंसेस बनेंगी, ऐसी जो प्रोग्रेशंस बनेंगी, उनको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे बेटा। उसके बाद हमने इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला सीखा। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, a + n-1 इंटू डी, वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म, d इज़ द कॉमन डिफरेंस और n इज़ द पोजीशन, है ना। ये ध्यान रखेंगे, n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, n यहाँ पर है पोजीशन क्या है उसकी, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फिफ्थ है। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताई है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट आपको नीचे दिख रहा है कि हमारा असाइनमेंट है, असाइनमेंट को हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बताएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड। इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं बेटा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो आपको मैथमेटिक्स बहुत आसान और बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।